नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग एक बार पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आप सभी के मध्य में लेकर के पुनः आ चुके हैं आपके लिए हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आप सभी के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, ईएमआरएस, जीआईसी, एलटी, जीडीसी, यूपीएचएससी व सभी भारतीय परीक्षाओं में बराबर महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे बगैर किसी इंतज़ार के आज के पहले प्रश्न के साथ में। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, परीक्षा में पूछा गया बार बार। उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को है? राधा कृष्ण दास, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, नारायण दत्त, भगवती चरण चट्टोपाध्याय। उदंत मार्तंड ये पत्र है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। कैसा समाचार पत्र है? प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। प्रकाश में कौन लाया था? ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। इसका जो है संपादन किसने प्रारंभ किया था? कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर जी ने। और ये पत्र जो है 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित होता है। कहाँ से? 30 मई 1826 को कोलकाता से। और साप्ताहिक रूप में प्रकाशित इस पत्र में जो है खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशी भाषा के नाम से किया गया है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नयन चुवहि जस महावट नीरू नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ क्या है? महावत, महकतावट, माघ की झड़ी, महावट। नयन चुवहि जस महावट नीरू, इस पंक्ति में जो है महावट का अर्थ क्या है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प सी, माघ की झड़ी। महावट नीरू का मतलब है जो माघ की झड़ी की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जो है पद्मावत के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण बातें, इसमें 57 सर्ग हैं और ये प्रबंध काव्य है। इसके 30वें खंड का नाम नागमती वियोग खंड है। 57वें खंड का नाम नागमती सती खंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये रचना मसनवी शैली में लिखी गई है। और इसमें क्या है? 12 मासा का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ का आरंभ शाहे वक्त शेर शाह सूरी की प्रशंसा से किया गया है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी तथ्य आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और पद्मावत में यानी पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो आलो उजाला ने किया है। किसने किया है? आलो उजाला ने। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल। झूठा सच ये उपन्यास है, किसका है? यशपाल जी का है। इसमें किस शहर का चित्रण नहीं किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी, यानी झूठा सच में जो है कानपुर का चित्रण नहीं है, जालंधर का है, लखनऊ का है और नैनीताल का है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। झूठा सच अभी हमने आपको बताया, यशपाल जी का ये उपन्यास है, 2 भागों में है। 1958 में प्रथम भाग, दूसरा भाग 1960 में। इस उपन्यास में जालंधर, लखनऊ, नैनीताल इत्यादि शहरों का चित्रण किया गया है। फिर उसके बाद में झूठा सच जो उपन्यास है विद्यार्थियों, इसका जो प्रथम भाग है उसका नाम क्या है? वतन और देश। और दूसरे भाग का नाम क्या है? देश का भविष्य। इस उपन्यास के कथा के केंद्र लाहौर तथा जालंधर शहर हैं। मुख्य केंद्र कौन से हैं? लाहौर तथा जालंधर। और इसके अतिरिक्त अन्य शहरों का तो जिक्र ही है, जयदेवपुरी, कनक, तारा, सूदजी, डॉक्टर नाथ इसके जो है प्रमुख पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है,
मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। ये कथन किस उपन्यास का है? झूठा सच, गोदान, मैलांचल, जिंदगी नामा। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। ये कथन किस उपन्यास का है? और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आपका उत्तर होगा विकल्प बी यानी गोदान उपन्यास का ये कथन है। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और गोदान उपन्यास किसका है आप सब जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। और मेहता और राय साहब के बीच का ये कथन जो है मेहता के द्वारा कहा जा रहा है। फिर उसके बाद में गोदान उपन्यास के अन्य महत्वपूर्ण संवाद हैं। राय साहब कहते हैं, मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ़ कर देते थे। राय साहब का कथन है। फिर उसके बाद में मिस्टर तनखा साहब क्या कहते हैं? तनखा साहब कहते हैं, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथों में पड़कर बुरा हो सकता है। ये बात कौन कहता है? मिस्टर तनखा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर जो है अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख यानी प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? स्वीडन, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, इसके कथामुख के अनुसार मिस कैथराइन ये किस राष्ट्र की निवासी हैं? तो सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प डी, मिस कैथराइन जो है ये ऑस्ट्रिया की निवासी हैं। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की निवासी हैं मिस कैथराइन। आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, आप सभी लोग जानते हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1946 ईस्वी में। इसमें बाण भट्ट तथा उनके समय की सामाजिक अवस्था, आचार व्यवहार, संस्कार इत्यादि का ऐतिहासिक और काल्पनिक संदर्भ में चित्रण किया गया है। और कैथराइन जो है ऑस्ट्रिया की संभ्रांत परिवार की एक कन्या है। फिर मिस कैथराइन को हम लोग जो है दीदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस कैथराइन को दीदी कहते हैं, अर्थात दादी। आगे कभी दीदी शब्द का प्रयोग किया जाए तो पाठक उन्हीं से तात्पर्य समझे। मैं 75 वर्ष की इस बुढ़िया के साहस और अध्यावसाय की बात सोचकर हैरान हूँ। ये भी क्या है? कथामुख से जो है बातें ली गई हैं इसी उपन्यास के। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है? किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तमस, झूठा सच, जिंदगी नामा, शेखर एक जीवनी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत में प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर आपका क्या होगा इस प्रश्न का? विकल्प सी यानी जिंदगी नामा उपन्यास में पारंपरिक गीत खूब आए हैं। बाबा फरीद, शाह लतीफ़, बुल्ले शाह की कविताओं का प्रयोग किया गया है किसमें? जिंदगी नामा में। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। जिंदगी नामा ये उपन्यास किसका है साथियों? तो ये कृष्णा शोभती जी का है। प्रकाशन कब हुआ है? 1979 ईस्वी में। इसके पहले भाग का शीर्षक है जिंदा रुख और दूसरे भाग पुस्तककार के रूप में प्रकाशित ही नहीं हुआ। फिर जो है इस उपन्यास का कथानक पंजाब का डेरा जट्टा गांव है। क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इस उपन्यास का कथानक कहाँ से लिया गया है, किस पर आधारित है? पंजाब का डेरा जट्टा गांव। ये पूछा गया है कि कौन सा गांव है इस उपन्यास में? पंजाब का डेरा जट्टा गांव। उसके बाद में तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। किसका है? भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है जो भारत विभाजन पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ है। झूठा सच यशपाल जी के द्वारा रचित उपन्यास है जो 2 भागों में है, 1958 और 1960 में। शेखर एक जीवनी ये अज्ञे जी का
उपन्यास है। सभी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, आपके सामने है। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? और ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। लाल पान की माँ कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? चंपिया, जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुनरी। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ जो है किसे ट्यूशन वाली संबोधित करती है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, जंगी की पतोहू को जो है बिरजू की माँ ट्यूशन वाली कहती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाल पान की बेगम ये कहानी किसकी है विद्यार्थियों? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की बहुत ही चर्चित कहानी है। और हम लोग जानते हैं जो है इस कहानी के प्रमुख पात्रों को। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं बिरजू, मखनी फुआ, जंगी, चंपिया। रमपतिया, मृदंगिया, मोहना, नंदू बाबू, पंचकौड़ी इत्यादि ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रसप्रिया कहानी के पात्र हैं। उसके बाद में धुन्नीराम, पलटदास, हीरामन, हीराबाई और लालमोहर लहसनवा ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के पात्र हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी? 1904, 1907, 1908, 1911। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम जो है किस वर्ष ये प्रकाशित होती है? तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प ए, 1904 में ये कहानी प्रकाशित होती है, चंद्रदेव से मेरी बातें। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें ये किसकी कहानी है? तो ये बंग महिला की कहानी है। इनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। 1904 में प्रकाशित है। और भवदेव पांडे इसको जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। ये बात आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानता है? भवदेव पांडे। फिर उसके बाद में हम लोग जानते हैं जो है राजेंद्र बाला घोष के बारे में। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। इनकी कहानी जो दुलाई वाली 1905 के बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की गूंज दिखाई देती है। दान प्रतिदान, कुंभ में छोटी बहू, दालिया भी इनकी अन्य कहानियां हैं। दान प्रतिदान, कुंभ में छोटी बहू और दालिया, ये सब तथ्य आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको अपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? नवाब बीवी ने शाहनी से, शेरा ने हुसैना से, शाहनी ने दाऊद खां से, लाल बीवी ने साहनी से। आज तक कभी न ऐसा हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, ये जो है कौन किससे कहता है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि नवाब बीवी ने शाहनी से कहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी की ये महत्वपूर्ण बात है। हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्रम की ओर। सिक्का बदल गया ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी है कृष्णा सोबती जी की कहानी है और बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संग्रहित है। कहाँ पर है? बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संग्रहित की गई है। फिर कृष्णा सोबती जी से संबंधित अन्य बातें हैं। दोहरी सांझ, जिगरा की बात, नफीसा, टीलो ही टीलो, बदली बरस गई इत्यादि इनकी कहानियां हैं। नई कहानी आंदोलन की ये कहानीकार हैं। किस? नई कहानी आंदोलन की कहानीकार हैं नफीसा। लामा, दो राहें दो बाहें कहानियाँ इनके उपन्यास 11 सपनों का देश के एक अध्याय के रूप में लिखित है। फिर
सिक्का बदल गया कहानी, ये भारत विभाजन पर केंद्रित है, यानी इसका मूल विषय क्या है, भारत विभाजन। इस कहानी के पात्र हैं शाहनी, कहानी की जो नायिका है, शाहजी, शेरा, हसैना, दाऊद खां, बेगू, पटवारी, ये सब इसके पात्र हैं। हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा कहा गया है, मालिनी, देवसेना, कमला, देवकी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है, तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा, विकल्प बी। देवसेना कहती है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। किस नाटक का कथन है, तो ये स्कंदगुप्त नाटक का कथन है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। स्कंदगुप्त नाटक किसका है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। कैसा नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। प्रकाशन कब हुआ है, 1928 ईस्वी में। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर स्कंदगुप्त नाटक की अन्य महत्वपूर्ण बातें आपके सामने हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये किसका कथन है, स्कंदगुप्त का। फिर है राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना लोक नहीं, ये पर्णदत्त का कथन है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। कविता करना अनंत पुण्य का काम है, ये कौन कहता है, मातृगुप्त। कविता करना अत्यंत जो है पुण्य का काम है। फिर है विजया का कथन दिया गया है, प्राणियां प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ हैं। विजया कहती है प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मानव कब दानों से भी दुर्दांत और पश्च से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा। नहीं जाना जा सकता है अतीत के सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद जो है चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके विकल्प हैं अंभिक, दंडायन, चंद्रगुप्त और सिंहरण। तो ये कौन कहता है, ये कथन किसका है कि मानव कब दानों से भी दुर्दांत, पश्च से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरोकाश हृदय वाला हो जाएगा। नहीं कहा जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की है। तो ये संवाद जो है चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या होगा, यानी सिंहरण ये जो है बात कहता है। कौन, सिंहरण का कथन है। और चंद्रगुप्त नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का ये ऐतिहासिक नाटक है। प्रकाशन है 1931 ईस्वी। ये नाटक 1933 ईस्वी में अभिनय चंद्रगुप्त शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और 4 अंकों का ये नाटक है। कितने अंकों का है, इसमें 4 अंक हैं, 4 अंकों का ये नाटक है। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त नाटक की महत्वपूर्ण बातें, कुछ आलोचक इसे कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप मानते हैं। ये बात आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी गई है। कुछ आलोचक इसे कल्याणी परिणय का परिवर्धित यानी बदला हुआ रूपांतरित रूप मानते हैं। इस नाटक की नायिका कौन है, तो वो है कार्नेलिया। और फिर हम लोग देखते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण और कथनों को। चाणक्य जी क्या कहते हैं, पूछा गया कथन है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, चाणक्य कहते हैं समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। फिर दूसरा कथन चाणक्य का है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। और कार्नेलिया कहती है, मुझे इस देश की जन्मभूमि से स्नेह होता जा रहा है। जो कार्नेलिया विदेशी थी और भारत में आकर के क्या कह रही है, मुझे देश की जन्मभूमि से स्नेह होता जा रहा है, यानी प्रेम होता जा रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है भारत भूमि से। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है कि
श्रीपत बेहर गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। क्या कह रहा है उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प है आपके श्रीपत, इंद्र नारायण, नीरज और नजीर। आपको प्रश्न फिर से देख लेना है। अंजो दीदी नाटक का ये कथन है और किसके द्वारा कहा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीपत बेहर गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता है। तो ये कथन किसका है? अंजो दीदी नाटक में श्रीपत का कथन है। किसका है ये? श्रीपत का कथन है, यानी विकल्प आपका उत्तर सही होगा। और अंजो दीदी नाटक किसका है विद्यार्थियों? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक है। किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर अंजो दीदी नाटक के अन्य संवाद हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके सामने। श्रीपत कहता है, मैं कहता हूँ ब्रह्म का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मैंने कहा ना कि एक पल के लिए भी आप लोगों को अपनी दृष्टि से ओझल ना होने दूंगा। अनिया कहती है, मैं पूछती हूँ क्या आप किसी प्रकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं रखते हैं? फिर अंजलि कहती है, उठा ये सब चाट दही बड़े और मूंगफली के लड्डू। क्या कहती है अंजलि? उठा ये सब चाट दही बड़े और मूंगफली के लड्डू, तुम और मुन्नी खा लेना, और ये मेज साफ कर चादर लाकर बदलू, चाय का समय हो गया। अंजो दीदी नाटक के पात्र हैं अंजलि, अनिमा, मुन्नी, नीरज, वकील साहब, श्रीपत और राधु। ये आपको ध्यान में रखना है इसके पात्रों को। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसमें लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वो इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वो स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह सिपाही। देखते हैं हम लोग। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वो इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वो स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। ये कथन किसका है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए साथियों? विकल्प बी, यानी ये सत्यवीर का कथन है बकरी नाटक में। और नाटक के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है ये बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है ये नाटक, और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1974 ईस्वी में। उसके बाद में करमवीर जी क्या कहते हैं? दांत तेज और मजबूत हों, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चरागाह से ज़्यादा कुछ नहीं है। दुर्जन सिंह कहते हैं, हमने अपने खून पसीने से इस धरती और इस देश की धरती को सींचा है। फिर सत्यवीर कहता है, क्या कहता है सत्यवीर? गरीबी, इस गरीबी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल विचारों की होती है, सृष्टि की होती है। वो जानती है गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजारा करते थे। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, और अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। ये कथन किसने किसके बारे में कहा है? आप लोगों को बताना है। शरद चंद्र ने नीरदा के बारे में, तुलसी ने गोकुल भैया के बारे में, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प सी, यानी शिवरानी देवी ने मुंशी प्रेमचंद के बारे में कहा है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। आगे बढ़ते हैं। शिवरानी देवी कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद की पत्नी हैं, जिन्होंने प्रेमचंद घर में शीर्षक से इनकी जीवनी प्रेमचंद की लिखी है। इस कृति में प्रेमचंद के बारे में वे लिखती हैं, क्या लिखती हैं? मानवता की सृष्टि से
ये व्यक्ति कितना महान था, कितना विशाल था, यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। और ये बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। दुख और सुख से मैं हमेशा उनके साथ और उनके बगल में थी। फिर जो है प्रेमचंद घर में, इसकी विशेषता क्या है? इसका प्रकाशन 1944 में हुआ, शिवरानी देवी ने लिखा है। प्रेमचंद कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में, इसको उनके पुत्र अमृत राय जी ने लिखा है। ये भी जो है जीवनी है। कलम का मजदूर 1964 से 65 के बीच में मदन गोपाल द्वारा अंग्रेजी तथा हिंदी में लिखा गया। ये सभी क्या है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनियाँ हैं और बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी एक प्रश्न जो है हर बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। ये कथन किस पुस्तक में है? जामुन का पेड़, आप हुदरी, माटी की मूर्ति, प्रेमचंद घर में। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आपको उत्तर करना है। मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। ये कथन किस पुस्तक का है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, आप हुदरी जो है पुस्तक का ये कथन है। आगे बढ़ते हम लोग। आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा रमणिका गुप्ता द्वारा रचित है। और रमणिका गुप्ता जो है, इनका मूल नाम क्या है? रमना। रमना इनका मूल नाम है। इनकी आत्मकथा प्रथम किस्त जो है हादसे शीर्षक से 2005 में प्रकाशित हुई है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये पूछी गई बातें हैं। फिर आप हुदरी से संबंधित जो अन्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं। आप हुदरी ये पंजाबी भाषा का शब्द है। इस पुस्तक में पंजाब की एक कुड़ी मार नामक प्रथा का जिक्र है। कौन सी? कुड़ी मार प्रथा का जिक्र है। यह एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। इसमें लेखिका पर फ्रायडवाद का प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? फ्रायडवाद यानी फ्रायड एडलर युंग का जो दर्शन है उसका इसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है। किसकी है? जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है। और माटी की मूर्ति रामरक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में विशेष स्थान रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। शरतचंद्र, हरिवंश राय बच्चन, मन्नू भंडारी, रमणिका गुप्ता। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? आपको बताना है। तो आप सभी का जवाब है विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी हरिवंश राय बच्चन के जीवन काल में चंपा का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा जो है श्रृंखला की जो पहली पुस्तक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, में चम्मा का जिक्र किया है, जिसका उनके जीवन काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस आत्मकथा में जो है कहा गया है, क्या कहा गया है? मेरे जन्म के पूर्व मोहल्ले की किसी बड़ी बूढ़ी ने सलाह दी थी कि लड़के नहीं जीते, तो अब जब लड़का हो गया है तो उसे किसी चमारिन धमारिन के हाथ बेच देना और मन से उसे पराया समझकर पालना पोसना। फिर इस प्रकार यही चमारिन, जिसका नाम लक्ष्मीनिया था, हरिवंश राय बच्चन उसे चम्मा कहते थे। बच्चन जी लिखते हैं, मैं उसे चम्मा कहता था, अपनी माँ को अम्मा। वह मुझे अपनी माँ से अधिक सुंदर लगती थी। मुझे मोल लेने के बाद चम्मा को कोई संतान नहीं हुई। फिर हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। और चारों भाग ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है?
अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रमणिका गुप्ता, कृष्णचंद्र, मन्नू भंडारी, हरबंस राय बच्चन। कई बार पूछा गया प्रश्न, ये आपके सामने है। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, यानी मन्नू भंडारी के जीवन में अध्यापिका शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनके व्यक्तित्व को बनाने में, निर्माण करने में। मन्नू भंडारी ने अपनी जो है आत्मकथा पुस्तक लिखी है, एक कहानी यह भी में जिक्र किया है कि अध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सो 10वीं कक्षा तक ये आलम था। क्या आलम था? कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी, बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुई किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से इनसे परिचय होता है। फिर एक कहानी यह भी का पहला पुस्तककार संस्करण राधा मोहन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड यानी 2007 में प्रकाशित हुआ। राधा कृष्ण पेपर बैग्स में प्रथम संस्करण 2008 में, पहली आवृत्ति 2009 में प्रकाशित हुई। मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा मध्य प्रदेश में 3 अप्रैल 1931 को हुआ है। और इनकी पुस्तकें हैं आसमाता उपन्यास, आँखों देखा झूठ, कलवा कहानी। आसमाता उपन्यास है इनका, और आँखों देखा झूठ, कलवा क्या है, ये सब कहानी है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कोई नई कल व मसाला बनावें जिससे यह खेत में आगे से दून अनाज उपजे। तो यह है पंक्ति किस निबंध से है? दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे, मजदूरी और प्रेम, और उठ जाग मुसाफिर। तो है क्या विद्यार्थियों, ये जो कथन आपके सामने है दिया गया है निबंध, तो इनमें जो विकल्प दिए गए हैं कोई भी सही नहीं है। ये जो आपका कथन है, किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावें जिससे खेत में आगे से दून अनाज उपजे। ये भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से लिया गया है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है, वहाँ से ये कथन है। फिर मजदूरी और प्रेम जो निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, उसके शीर्षक हैं हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फ़कीरी। इस निबंध के शीर्षक हैं जान आफार की फ़कीरी, भेड़े चराना, टालस्टाय का त्याग, जूते गांठना, उमर खयाम की प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई बुनना, ब्रह्मचारी कबीर, रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक, भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फ़कीरी है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित निबंध संग्रह है। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का ये निबंध संग्रह है। बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। उठजाग मुसाफिर विवेकी राय जी का ये क्या है? ललित निबंध है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को देखा, जाना, समझा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को कक्षा पसंद आई है तो लाइक करिए, कक्षा को हाइप अवश्य करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से विजिट कराते रहिए, उनको जोड़ते रहिए। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएँ देते रहेंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करिए। आप सभी लोग, उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो प्रतिदिन आकर के रोज़ कक्षा में क्लास को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आपको नए मॉडल पेपर में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।